नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिनके पास ना जाने कितना खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना पूरा का पूरा खजाना उन लोगों पे लुटाया जा रहा है जिनको इसकी ज़रूरत है। बेहद ही महान सुप्रसिद्ध समाज सेविका हैं, अपने करनाल की रहने वाली हैं डॉक्टर सुजाता। आज मैं आपकी इनसे सीधी बात कराने जा रहा हूं और इनसे बात कराने से आपको ऐसा लगेगा कि एक महिला होकर इतनी सारी जॉब्स, इतने लोगों का भला कैसे कर पाती हैं, किस तरह से अपनी दिनचर्या को चलाती हैं, कैसे लोगों तक पहुंच जाती हैं और उनकी समस्या का समाधान कर देती हैं। दोस्तों, ये खबर अपने आप में बेहद ही बड़ी है और जो ये कार्यक्रम है हमारा चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी दिन प्रतिदिन बेहद ही फेमस होने लगा और लोगों से काफ़ी दूर दूर से फ़ोन भी आ रहे हैं हमारे पास और काफ़ी लोग हमसे बात भी करना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपकी सीधी बात करा रहे हैं डॉक्टर सुजाता से। डॉक्टर सुजाता, आपका हमारे चैनल्स का जो प्रोग्राम है अब तक टाइम्स का चाय की चुस्की बात करेंगे उसके में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सभी करनाल वासियों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सबका स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने ये शुरू किया है, तो धन्यवाद जी मैम, सीधी बात करें, हम आपसे ही बात करते हैं कि जिस तरह से आपका जो प्रोफेशन है, आपको बता दें दोस्तों, एक सोसाइटी है तपन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी। आपको बताते हैं करनाल के नीलो खेड़ी से ये सोसाइटी अपना वर्क करती है और ऐसे बच्चों के लिए काम करती है जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा महिलाओं को, लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो देती हैं। फिर उसके बाद जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं उनका मानसिक तनाव दूर करती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग्स, मैम आर्ट ऑफ लिविंग्स में आप टीचर हैं, तो उसी में सब कुछ आ जाता है कैसे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्ट ऑफ लिविंग तो हम सबको सीखना है, चाहे हम समाज के किसी भी वर्ग से हैं, चाहे हम महिला हैं, पुरुष हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग को सीखना चाहिए और मैंने अपने जीवन में इसका भरपूर प्रयोग किया है और जितना भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे महिला वर्ग है और चाहे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, और मुझे लगता है हर किसी को इसकी ज़रूरत है, तो सबको ही सीखना चाहिए। मैम, ये मानसिक तनाव जो जैसे उत्पन्न हो जाता है, ये नहीं मालूम कौन सी बात से मानसिक तनाव हो जाएगा, तो कैसे बचना चाहिए इससे? देखिए, ये बहुत ही सुंदर एक प्रश्न आपने मेरे से पूछा है। मानसिक तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं। तो कोविड में हमने महसूस किया कि लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। ये नहीं कि इससे पहले नहीं होता था, लेकिन लोग इसको छुपाते थे या इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब उनको पता चलने लगा है कि हाँ, जैसे हम अपने शरीर के लिए ध्यान रखते हैं, हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही अवेयर होना है। तो मुझे इस चीज़ की, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे खुशी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव होने लगा है, लेकिन इस चीज़ की खुशी ज़रूर है कि लोग अवेयर हो गए हैं, इसको अब छिपाते नहीं हैं। ये एक तरह से टॉक थेरेपी है। देखिए, रोज़ हम देखते हैं कितने ही केसेस हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर हो रहा है। तो ये जो एंगर है, ये सब क्या है? ये अंदर से कहीं न कहीं तनाव है। तो ऐसा है कि अगर हम इसको सीखते हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बना के रखना है, तो इस तनाव से हम बच सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, बाहर की परिस्थितियाँ भी इसका कारण है, लेकिन कुछ हमारे शरीर के अंदर के जो चेंजेस हैं, वो भी इसका कारण है। तो इसके बारे में अगर आएँगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मैम, इसमें हार्मोन्स भी अपने कुछ काम करते हैं? हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं मानसिक तनाव की वजह से, या कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं? क्या रहता क्या इसके अंदर? देखिए, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो तो है। जैसे बहुत पहले एक वर्ड आया था केमिकल लोचा, तो वो यही है कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर कुछ, लेकिन अब हम अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये सब भूल चुके हैं। हमें हंसना भी भूल गया है। जैसा कि कहते हैं कि लोगों को अगर पूछा जाए कि आप दिन में कितनी बार हंसते हैं, एक बच्चा दिन में कम से कम 100-150 बार हंसता है।
और बड़े हो जाते हैं तो 17 बार मैक्सिमम हम एडल्ट होते हैं तो शायद हंसते हैं, लेकिन जब हम और बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम हंसना भूल ही गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज़ करती हैं, जिससे हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को लोग नहीं समझते कि हाँ, ये कारण है। तो क्या है कि हम फिर बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स के ऊपर जाना शुरू करते हैं। हमें लगता है दवाई खाना बहुत आसान है, लेकिन कोविड में लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस आई है। तो मतलब बहुत खुशी है कि जगह-जगह पे लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और काउंसलिंग में भी मैंने कि जैसा आपको बताया कि पहले कोई 1 केस आता था दिन में जी। और अब 10 केस आने लगे हैं। तो लोग बात करना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक ग्रुप जो है वो एडोलेसेंट ग्रुप है। मतलब इस एज ग्रुप के बच्चे भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो गए हैं कि हाँ, हम तनाव में हैं और हमें बात करनी है। तो समाज में इसका होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एंगर है, अग्रेशन है, ये सारी फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और बहुत सारी इसके पीछे जो कारण हैं, जैसे लोग मर्डर करते हैं, सुसाइड करते हैं, रेप करते हैं, बहुत सारी जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उससे भी हम निजात पा सकते हैं अगर हम इसके रूट कॉज को देखें। तो मैम, हंसना ज़रूरी है और कई बार कहते हैं कि रोने से भी तनाव मुक्त हो जाता है। वो कौन सी थेरेपी होती है? नहीं, वो भी इसी में ही इंक्लूडेड है। देखो, जैसे अगर हम कहते हैं कि रोने से भी हमारा तनाव, हंसने से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। देखिए, आप एक अच्छा गाना सुने, म्यूज़िक सुने और एक एनर्जेटिक डांस करें, तो उससे आपको एक ऊर्जा मिलेगी। इसी तरह आप एक सैड सॉन्ग सुनते हैं तो एकदम से आप बहुत सैड महसूस करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का इफ़ेक्ट तो है। तो रोने से बिल्कुल आप को बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त होते हैं, ऐसा है बिल्कुल। मैम, आपको कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में वर्क करते हुए? मुझे 30 साल हो गए हैं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया साइकोलॉजी में। उसके बाद मैंने हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी और बहुत सारी काउंसलिंग, इसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए। और मैं मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री डिपार्टमेंट में रह चुकी हूँ। और मुझे जो पेशेंट्स हैं, जैसे ऑपरेटिव उसमें रहते हैं, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, और बहुत सारे पेशेंट्स के साथ जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके साथ मिलने का, उनको हील करने का मौका मिला। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया और उन लोगों को जीवन में मोटिवेट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर करनाल जेल में भी हम कैदियों को जाकर इस तरह से काउंसलिंग भी करते हैं और उनको जीवन के प्रति सजग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो निराशा में चले जाते हैं, उनको भी समझाते हैं कि कैसे। और बहुत लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया, वो उसके वहाँ से बाहर आने के बाद उन्होंने हमसे बातचीत की, कोशिश की कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करने के बाद हमारे जीवन में इस तरह का परिवर्तन आया। इसी तरह पुलिस कॉम्प्लेक्स मधुबन, वहाँ पे जो पुलिस अंडर ट्रेनिंग हैं उनको भी मौका मिला मुझे। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो अक्सर दुनिया ये उनसे डरती भी है और अक्सर ये सोचते हैं कि ये लोग गुस्से में और इस तरह के हैं। और मुझे लगता है इनको बहुत ज़रूरत है और ऐसे जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो रेगुलर बेसिस पे होने ही चाहिए। तो मैम, जो आपकी संस्था है ये तपन, हाँ जी। तो ये इसका वर्क क्या रहता है? कितने लोग काम करते हैं इसमें और समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल। मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसने बहुत सारे समाज के लिए काम करने का मौका दिया। और मेरी ज़रूरत जहाँ भी लगी, मुझे लगा कि मेरा प्रोफेशन कहीं पर भी ऐसे लोगों को हेल्प कर सकता है, मैंने वो किया। तो इसमें जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने पिछले 30 साल से एक संस्था स्टार्ट की, तपन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी। जी। और उसमें लगभग मैं अभी तक 3-4 हज़ार बच्चों को रिहेबिलिटेट कर चुकी हूँ। उसमें हम उनको एजुकेशन भी देते हैं, बच्चों को मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, और उनको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, इस तरह की थेरेपीज़ भी देते हैं और उसके अलावा हम एजुकेशन भी देते हैं। तो +2 तक हम वहाँ पर उन बच्चों को जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, स्लो लर्नर्स हैं, उनको पढ़ाते भी हैं।
तो बहुत दूर दूर से, ना केवल करनाल के अलग अलग रिमोट एरियाज से, बल्कि दूसरे ज़िलों से भी बच्चे यहाँ पर आकर थेरेपीज़ ले चुके हैं बहुत लंबे समय से। इसके अलावा हम वुमेन एम्पावरमेंट का भी वहाँ पर हम करते हैं काम, जिसमें कि डिसेबल्ड बच्चों के साथ साथ उनको भी हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करवाते हैं, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकें बच्चे। तो वो काम के साथ साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट का भी रहता है, जिसमें कि लड़कियां, महिलाएं जो जिनको के पेरेंट्स घरों से निकलने नहीं देते, वो वहाँ पर आकर कोर्स करती हैं। उनको सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड कराते हैं। 6 मंथ्स का कोर्स है कंप्यूटर का और फैशन डिज़ाइनिंग का और ब्यूटिशियन का। ये सब कोर्स करने के बाद बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। इसके अलावा हमारे जो संस्था के बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जा चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको सरकार की तरफ से 25 लाख का इनाम भी मिला और उनको सरकारी नौकरी भी मिली। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकार जी मैम, जो सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ब्रांड एम्बेसडर भी करनाल की तरफ से बनाया गया था, जिसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे लड़कियों के, वहाँ पर पूरे करनाल ज़िले में मैंने जाकर उन बच्चों को मोटिवेट किया और लड़कियों को, महिलाओं को स्पेशली। तो ये चीज़ की मुझे बहुत खुशी है अब कि मैंने अपना जीवन जो है वो एक अच्छे तरह से समाज को कुछ देने के लिए यूज़ किया। तो मैम, आप लोगों को क्या कहना चाहती हैं, किस तरह की प्रेरणा देना चाहती हैं ताकि लोग आपसे प्रभावित होकर वो भी आपके साथ जुड़ें? जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और बहुत सारे लोगों को सुनने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि जीवन संघर्ष है। वो जब मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा संघर्ष हमारे जीवन में है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको कि हम याद करते हैं, चाहे हमारे गुरु लोग हैं, जितने भी राम जी हैं, कृष्ण जी हैं और जितने भी सिखों के गुरु हैं, इन सबको अगर हम देखें, ईसा हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जीवन में कष्ट पाया है। संघर्ष के बाद ही इन्होंने जीवन में जो कुछ किया जिसकी वजह से हम इनको याद करते हैं। तो अगर हाँ ऐसा सोचते हैं कि जीवन में संघर्ष नहीं है तो ही हमारा जीवन सफल है, तो ये अपने आप में गलत है। संघर्ष के बाद ही हमारी असली जो सफलता है उसका पता चलता है। तो मैम, आप जिस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, तो श्री श्री रविशंकर महाराज जी के साथ आपका विवाह, उस संस्थान के साथ भी जुड़ाव है, तो वो ये चैप्टर भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो चैप्टर अलग रहता है, उसकी सोसाइटी भी अलग रहती है। तो किस तरह से आप ये सब कुछ मैनेज करती हैं? ऐसा है कि मैं बहुत श्री श्री रविशंकर जी की आभारी हूँ। आज से 15 साल पहले करनाल की फ़र्स्ट टीचर मैं ही थी। तो उससे पहले टीचर्स बाहर से आते थे, कोर्सेज लेते थे, लेकिन फ़र्स्ट टीचर मैं थी जिसने कोर्स किया और उसके बाद बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हमने यहाँ करवाए। अब तो बहुत सारे टीचर्स हैं करनाल में। तो मैं कहीं ना कहीं ये देखती हूँ कि लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं हमें हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी सोच में बहुत परिवर्तन आता है। तो मैनेज करना है कैसे लाइफ को, और इन सारी चीज़ों को ये भी हम सीखते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम एक बार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बस अपने लिए हमारा ही एक दायरा बना है कि हमारा घर है, हमारा बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उससे बाहर निकल हम कभी नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना समाज के लिए, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, उतनी हमारी पावर, हमारी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए सबको ही अपने एक दायरे से निकल के, कंफर्ट जोन से निकल के, इस पूरे समाज के लिए, दूसरों के दुख दर्द के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैम, जिस तरह से आप महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट्स के बारे में बता रहे हैं या उनको काम सिखा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोफेशन हैं जिसमें आप महिलाओं को लेकर जाते हैं ताकि वो स्वयं रोजगार में जुड़ जाएं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम उनको फैशन डिज़ाइनिंग का हमारा कोर्स है और कंप्यूटर का है और
और ब्यूटिशियन का है। ये 3 कोर्सेज़ तो हम ऑलरेडी काफ़ी सालों से रन कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ब्यूटिशियन के सेंटर्स भी खोले हैं, स्टिचिंग सेंटर खोले हैं, तो ये इसमें कहीं न कहीं उनको हेल्प मिली है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आजकल जैसे समाज बहुत आगे बढ़ गया है, इन सारे प्रोफ़ेशन से निकल के बहुत सारे ऐसे वेन्यूज़ भी आ गए हैं, तो इसलिए मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम करनाल में ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए एक कपड़ा रिसाइकल करने का और एक पेपर रिसाइकल करने का, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। बहुत सारा कपड़ा और बहुत सारा पेपर वेस्ट है, और इसलिए हम इसको अगर रीयूज़ करते हैं, इसको रिसाइकल करते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जिससे कि समाज को, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा और इन महिलाओं को भी एक काम सीखने का और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ मैनेज करके चलना और उसके बाद समाज का फ़ायदा करना, ये बहुत बड़ी सकारात्मक सोच है। आपकी जो बात हो रही है इस समय डॉक्टर सुजाता से बात हो रही है। डॉक्टर सुजाता, एक विषय और भी है कि जो लोग एकदम से तनाव में चले जाते हैं और एकदम से बाहर भी आ जाते हैं, तो ये इस तरह के जो केसेस होते हैं, क्या वो कुछ सीरियस कदम भी उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि टनल में हम सब गए हैं। एक गहरी टनल में कई बार हमें निकलना पड़ता है, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हाँ हैं जी, या हाँ जी, कहीं। तो जी। ट्रेन एक तरह से, जैसे हम उस टनल में जाते हैं, डिप्रेशन भी इसी तरह की एक कंडीशन है। हम डेली ही किसी न किसी बात को लेकर डिप्रेस होते हैं। तो इस तरह से मानिए कि आप डेली उस टनल में जाते हैं और बाहर आ जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन कोई दिन ऐसा हो सकता है कि आप उस टनल में जाएँ और फिर बाहर वापस ना आएँ। जैसे अभिमन्यु को बाहर आने का रास्ता नहीं मिला, तो हो सकता है। तो इसलिए हमारे स्वस्थ होने में और हमारे डिप्रेस होने में बस एक हल्का-सा बिंदु है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही सजग होकर अपनी लाइफ को डील करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन हम ऐसा ना कर पाएँ और एक गहरे तनाव में चले जाएँ। और फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि लोग सुसाइड करते हैं या इस तरह के एक्शन करते हैं। तो मैं एक एक और बात सारे समाज को, सब लोगों को कहना चाहूँगी कि कोई भी कंडीशन हो आपके मन में, उसको अपने मन में ना रखिए। हम अपने घर की सफाई डेली करते हैं, अपने शरीर की सफाई डेली करते हैं, तो रोज़ ही सोचना चाहिए कि हमने अपने मन की, अपने भीतर की सफाई करनी है। उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, 7-8 बुक्स लिखी हैं, तो मैं डिप्रेशन के ऊपर भी मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। तो मैं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा इंटरेस्ट हो, तो वो उन किताबों को लेकर पढ़ भी सकता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी है एक लेमैन के लिए, ताकि हर किसी को समझ आए कि ये डिप्रेशन क्या है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए लाइफ में। देखिए, घर में हम परिवार के साथ रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, कहीं न कहीं हम उस तनाव को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर हम उसको हैंडल नहीं करते हैं। तो ये अगर सीखेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम या नॉलेज, अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। ये ज्ञान जो है वो कहीं न कहीं हमें लाइफ़ के तनाव को डील करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं कुल मिलाकर अगर यदि हम बात करें तो तनाव से खुद को ही बाहर निकलना है और इसका ट्रीटमेंट तो आप बता रही हैं कि बातचीत से हो सकता है, या कुछ और मेडिसिन भी काम करती हैं इन चीज़ों में कि या नहीं करती हैं? बिल्कुल, मेडिसिन काम करती हैं, उसको हम निगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, और जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, इस तरह की बीमारी कई बार हमें जेनेटिक भी मिलती है। अगर हमारे परिवार में है तो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कई बार मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ता है, तो इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मेडिसिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें उससे निकलने के लिए एक अच्छी डेली रूटीन, अपनी एक लाइफ का इस तरह का सर्कल बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ज्ञान, जैसे मैंने कहा कि ये 4 स्तंभ हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के। इन चारों को हमें ऐड करके, एक के बिना भी, जो जैसे ये टेबल या चेयर खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह ये चारों के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है।
तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो हम इस कंडीशन से बच सकते हैं। और अगर हम उसमें चले भी गए हैं तो भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके और मेडिसिन से धीरे धीरे छुटकारा पा लें। तो मैम, जो ये हमने अपना कार्यक्रम बनाया है अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, और बात करेंगे उसकी, जैसे ये टाइटल आता है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ये प्रोग्राम भी इसी को देखते हुए बनाया हुआ है। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपने रात ही बताया कि ये इस तरह का प्रोग्राम है, मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा कार्य समाज के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सारी बातें हम अपने तरीके से कुछ लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम ना जाने कितने लोगों तक पहुंचेंगे, और ये मैसेज जो है वो सब तक जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपकी इस टीम का बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और समाज की ऐसी चीज़ों को, ऐसी व्यवस्थाओं को आप सबके सामने ला रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैम, आज रक्षाबंधन है, कुछ कहना चाहेंगी? रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्यौहार है, और इसमें हम भाई जो है, अक्सर यही माना जाता है कि भाई जो है वो बहन की रक्षा का एक वचन लेता है कि मैं उसकी रक्षा करूँगा। सबसे पहले तो अगर इसी चीज़ को लिया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कोई जो है एक मेल जो है वो भाई है, किसी न किसी का भाई है। तो इसलिए उसके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि समाज की हर महिला जो है वो कहीं ना कहीं किसी की बहन भी है। तो एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, ताकि हम समाज में जो बहुत सारी कुरीतियां फैल रही हैं, जो एक महिलाओं के प्रति जो बहुत अत्याचार भी हो रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकें। तो इसलिए इसको सिर्फ एक धागा बांधने का कस्टम ना समझें, और इसको एक संकल्प लें कि हमने पूरी महिलाओं को, समाज की महिलाओं को संरक्षण देना है। दूसरा ये है कि एक बंधन है ये, तो समाज में हमें ऐसा नहीं सोचना ये सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता है। हर कोई इंसान जो है वो दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम सिर्फ अपने परिवार के लिए या कुछ लोगों के लिए जिम्मेवार नहीं है, हम इस पूरी प्रकृति के लिए, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हर किसी के लिए जिम्मेवार हैं। तो ये वचन हर किसी के लिए ही होना चाहिए कि हमने सबकी संरक्षण करना है। ये आज का दिन जो है, ये बंधन नेचर के साथ आपने देखा कि किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और कितने ही लोग उससे मर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें सजग होना चाहिए। आज के दिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस बंधन को इस प्रकृति के साथ बांधें। हर कोई इंसान अगर अपने आप को इस नेचर के साथ बांधता है कि ये अगर मेरा पड़ोसी दुखी है तो मैं खुश हूँ, मैं सोचूं मैं अपने घर में ठीक हूँ, मैं तो मानसिक स्वस्थ हूँ, तो मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो इसलिए हमें सबके लिए सोचकर, पूरे समाज के लिए सोचकर चलना चाहिए। यही मेरा आज का मैसेज। जी मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से कितने चैप्टर्स हम लोग आपके सामने लेके आते हैं। और आज का बड़ा पावन दिवस है रक्षाबंधन का। ये बंधन प्यार का बंधन है, जिम्मेदारी का बंधन है, और इसको निभाते रहिएगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और लोग कहते हैं किसकी किसकी, जब शब्द आता है तो उसमें ऐसी ऐसी पर्सनैलिटियों को हम लेके आते हैं ताकि आप तक अच्छी बातें पहुंच पाएँ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।